सुप्रभात मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज है दिनांक 1 अगस्त 2022। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए अभी भी 300 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों, आज का आपका गोल क्या है और वो कौन से टास्क हैं या टॉपिक है जिन्हें आप आज कंप्लीट करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, जिससे आप अपने कामों के प्रति डेडिकेट होंगे और उसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे के लिए आप मोटिवेट भी होंगे। मुझे पता है कि मित्रों कि यह काम करने के लिए आप इधर आएँगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में ही इसे टाइप करें मित्र। आप किसी पेज पर जहाँ आप रेगुलर रहते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या जहाँ आप स्टडी करते हो, उसी टेबल पर लिख कर रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड? और आप देखते रहिए बीच-बीच में, जब भी समय मिले तो देखते रहिए कि हाँ, आज हमने कौन से काम को कंप्लीट किया, कौन से टास्क बचे हुए हैं। तो इस तरीके से डेली अपने लाइफ में इसे जोड़िए। ठीक है फ्रेंड? आप यही धीरे-धीरे जो टास्क है इसे कंप्लीट करते जाएँगे, तो एक समय ऐसा आएगा, डे बाय डे आप अलग दिखने लगेंगे। 1 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद आप दोस्तों मतलब सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड करते हुए अपने आप को पाएँगे। ठीक है फ्रेंड? तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर। तो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा आज का गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड? फर्स्ट टॉपिक है गुजरात की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसके बारे में। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक बात करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज़ एक्साइज़ पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। ठीक? एशियाज़ रिचेस्ट वुमेन थर्ड टॉपिक है, एशियाज़ रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फोर्थ टॉपिक दोस्तों अधीर रंजन पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उनके जो बात है प्रेसिडेंट को लेकर जो बातें कही थी उसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिफ्थ होने वाला है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी क्या चल रहा है। ठीक है? थर्ड डेज क्या था, क्या हाल चाल था कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो दोस्तों आप वो कमेंट में जरूर मेंशन करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेबल पर या फिर जहाँ आप ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं वहाँ पर आप जरूर उसे लिखिए। ठीक है फ्रेंड? इससे आप अपने काम को लेकर डेडिकेट होंगे, एक कमिटमेंट बनेगी, आप कमिटमेंट ले सकते हैं अपने डेली के टास्क में। ठीक है फ्रेंड? धीरे धीरे ही सीढ़ियाँ चढ़कर दोस्तों मंजिलों को पाया जाता है। तो दोस्तों डेली बाय डेली, डे बाय डे आप एक अपना टारगेट जरूर, लक्ष्य जरूर बनाएं और उसे कंप्लीट करिए। ठीक है फ्रेंड? और रात को सोते टाइम उसे एनालिसिस एक बार जरूर करिए। अभी भी आपको यूपीएससी के लिए 300 डेज बाकी हैं दोस्तों। तो आप आज से भी, अभी 1 जुलाई का भी महीना बीत गया दोस्तों, अब नेक्स्ट एक नया मंथ स्टार्ट हो गया है। तो आप नई शुरुआत कीजिए। अगर अभी तक आप कुछ नहीं किए हो तो अब से शुरुआत कीजिए, लेकिन लग जाइए। ठीक है फ्रेंड? तो चलते हैं इन टॉपिक की ओर, अपना ध्यान देते हैं दोस्तों, एनालिसिस करते हैं सब टॉपिक को वन बाई वन कर चलते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक जैसा कि मेरा है कि गुजरात में जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी हैं, उन्होंने गुजरात को सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2021 और 22 और 27 ना 2022 टू 27 की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड? ये जो पॉलिसी है ये 2022 से लेकर 2027 तक चलने वाली है। ऐसा करने वाला ये गुजरात पहला राज्य भी बना है, फर्स्ट स्टेट भी बना है ऐसा करने वाला। आपको बताते चले इस नीति के अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आईएमएस द्वारा, यानी आईएमएस इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका शॉर्ट फॉर्म आईएमएस है, इसके द्वारा दोस्तों प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है। ठीक है? भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली जो सहायता है उसके उपरांत जो गुजरात सरकार है उसकी पूंजी सहायता में 40% की दर के अतिरिक्त सहायता देगी। यानी इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए जो गुजरात सरकार है, जो केंद्र सरकार से मिलने वाली फंड है उससे 40% ज़्यादा मतलब फंड इसमें देगी, अतिरिक्त सहायता देगी 40% की ज़्यादा रेट से, मतलब पैसे इन्वेस्ट करेगी इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड? तो बात कर ले दोस्तों, तो ये इस पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र यानी एसआईआर में धोलेरा सेमिकॉन सिटी स्थापित की जाएगी। यानी इस पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों जो धोलेरा है, धोलेरा विशेश निवेश यानी एसआईआर में धोलेरा सेमिकॉन सिटी को स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया जाएगा दोस्तों। आईएसएम के अंतर्गत स्वीकृत हुए अन्य प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि क्रय 50% सब्सिडी, यानी इस पॉलिसी के लिए 50% सब्सिडी भी दी जाएगी आईएमएस के थ्रू। ठीक है दोस्तों? ये पॉलिसी कब से कब तक की है तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए 2022 से 2027 के। आपको बताते चले जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनका कहना है कि सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए डेडिकेटेड और पॉलिसी घोषित करने के लिए गुजरात प्रथम राज्य भी बना है। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला ये गुजरात जो है इसके इस मतलब कि फर्स्ट राज्य भी बना है। ये किसने बताया? वाघाड़ी जी ने बताया है। ठीक है फ्रेंड? ठीक, जो कि क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। राज्य में स्थानीय स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि का प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता के साथ गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, यानी जो गुजरात है वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी को प्रोत्साहन भी देगा। ठीक है दोस्तों? प्रोत्साहन भी देगा और 2022 से 27 की घोषणा की गई, यानी इस पर्टिकुलर मतलब कि पॉलिसी को 2022 से 27 तक की घोषणा की गई है। लगभग दोस्तों 5 वर्षों में लगभग 2 लाख रोजगार का सृजन भी होगा, यानी इस पॉलिसी के थ्रू लगभग 2 लाख लोग इससे
एम्प्लॉयमेंट होंगे, ठीक है फ्रेंड, यानी 2 लाख लोग यानी इससे क्या पाएंगे, रोजगार पाएंगे लगभग 5 सालों में, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट। तो सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की बात करें तो वाघाड़ी जी का कहना था कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व के समग्र देश को आत्मनिर्भर की दिशा में कोई ठोस आयोजन हो रहे हैं। मतलब कि उन्होंने ये बताया कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मतलब कि नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कई ठोस आयोजन भी देश में हो रहे हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के क्षेत्र में सेल्फ डिफेंस प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भरता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर IMX मिशन की स्थापना की गई है। यानी भारत की ओर से, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ओर से भारत को सेल्फ डिफेंड होने के लिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में IMS मिशन की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है। ऐसा उनका कहना है, वाघाड़ी जी ने बताया है, ठीक। बताते चले दोस्तों, भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति घोषित भी की गई है, ठीक। इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वाघाड़ी जी ने कहा कि भारत सरकार ने इस पर्टिकुलर योजना को लेकर, यानी सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को सेल्फ डिफेंड बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों IMS जो मतलब कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसको भी एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके थ्रू दोस्तों भारत सरकार 76,000 करोड़ यानी 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करती है, यानी देती है, मुआवजा देती है, ठीक है दोस्तों, इस मिशन के थ्रू। इसकी बातें करें तो इस नीति के अंतर्गत भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है, उसके अंतर्गत IMS द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता के उपरांत गुजरात सरकार ने 40% से अधिक दर की सहायता अतिरिक्त, मतलब गुजरात सरकार ने, जो भारत सरकार ने IMS के थ्रू जो राशि दी है उससे 40% ज़्यादा मतलब कि दोस्तों पैसे मतलब कि लगाई है इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, ठीक है। धोलेरा सेमीकॉन जो सिटी है स्थापित की जाएगी, आपको मैंने ये बताया। तो ये इसके मतलब कि 200 एकड़ जो भूमि है, 200 एकड़ भूमि की क्रय पर 75% की सब्सिडी तथा फ्रैप प्रोजेक्ट और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम एवं ISM के अंतर्गत स्वीकृत अन्य प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूमि के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। बताते चले दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू यानी इस पॉलिसी के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, इसके लेवल पर जो भी सेमीकॉन सिटी के लिए प्रोजेक्ट स्थापित होगा धोलेरा में, उसके लिए 200 एकड़ भूमि के लिए, यानी जो धोलेरा में SIR जो धोलेरा है वहाँ पर सेमीकॉन सिटी जो बनेगी धोलेरा में, उसके लिए 200 एकड़ जमीन, सॉरी दोस्तों, 200 एकड़ जमीन में दोस्तों 75% की सब्सिडी दी जाएगी। उसके लिए जो धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित की जाएगी उसके लिए पर्टिकुलर जो 200 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए 75% की मतलब कि सब्सिडी दी जाएगी। उसके अलावा जो फ्रैप प्रोजेक्ट होंगे या अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम उसके अंतर्गत आने वाले जो भी प्रोजेक्ट पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले अदर प्रोजेक्ट होंगे उसके लिए 50% का दोस्तों सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको बताते चलिए, तो वाघाड़ी जी ने ही बताया आगे कि जो ये प्रोजेक्ट है ये प्रथम 5 वर्ष स्टार्टिंग के 5 वर्षों में 12% यानी 12 रुपये प्रति घन मीटर की दर से अच्छी गुणवत्ता वाली पानी उपलब्ध कराएगा। इस मिशन के थ्रू दोस्तों बता दें कि ये जो पॉलिसी है इसके थ्रू मतलब कि 12 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, यानी 12 रुपये पर क्यूबिक मीटर के रेट से दोस्तों अच्छी क्वालिटी की जो पानी है उसे उपलब्ध कराया जाएगी। और इसके बाद आगामी 5 वर्षों के लिए इसके बाद आने वाले 5 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर 10% की दर से पानी की दर की वृद्धि, यानी 10% के रेट से पानी की वृद्धि में बढ़ोतरी भी की जाएगी आने वाले 5 वर्षों के लिए। यानी जो आने वाले ये मतलब कि आने वाले जो ये 5 वर्ष है उसमें दोस्तों 12 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर से अच्छी गुणवत्ता वाली पानी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर नेक्स्ट जो 5 ईयर्स आएगा उसमें 10% की दर से पानी की दर में वृद्धि की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। हम बता दें सब्सिडी का जो प्रावधान है तो 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति यूनिट 2 रुपये की पावर से टैरिफ सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है, यानी 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रति यूनिट 2 रुपये की पावर टैरिफ सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1958 के अंतर्गत बता दें दोस्तों, निर्धारित प्रावधानों के अनुसार योग्य प्रोजेक्ट और विद्युत शुल्क भुगतान के लिए मुफ्त लाभ दिया जाएगा। यानी जो गुजरात की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट है उसके तहत 1958 के उसके अंतर्गत बता दें दोस्तों, तो योग्य जो प्रोजेक्ट होंगे यानी जो स्किल लेवल पर प्रोजेक्ट होंगे विद्युत शुल्क, उसके लिए जो भुगतान होगा दोस्तों वो फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा, ठीक। हम बता दें तो दोस्तों प्रोजेक्ट द्वारा सरकार द्वारा चुकाई गई 100% स्टाम्प ड्यूटी, यानी सरकार द्वारा 100% स्टाम्प ड्यूटी मतलब कि दोस्तों चुकाई गई है। पंजीकरण शुल्क में एक बार के मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है, यानी जो भी पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें एक बार मुआवजे का प्रावधान किया गया है, ठीक। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अनिवार्य सभी स्वीकृतियां तेजी से मिल रही हैं। राज्य सरकार सिंगल विंडो मैकेनिज्म की भी स्थापना करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट यानी गुजरात है वो मतलब सिंगल विंडो मैकेनिज्म की भी स्थापना करेगी दोस्तों। तो सिंगल विंडो मैकेनिज्म जो है दोस्तों हमारे लास्ट वीडियो में आप दे सकते हैं, पीछे लास्ट वीडियो मैंने बताया। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसके क्या कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर आप जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बहुत सारे आप उपकरण यूज़ करते ही होंगे दोस्तों अपनी लाइफ में। आज पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन कर बढ़ रहा है, तो दोस्तों एक सामान्य बात है कि मैक्सिमम लोग उपकरण जो मशीनी में उपकरण है दोस्तों वो यूज़ ही कर रहे होंगे। तो जब भी जो सारे मैक्सिमम आप मशीनें यूज़ कर रहे हैं, जो उपकरण यूज़ कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उन सब में दोस्तों ना क्या लगा होता है, सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है।
ठीक फ्रेंड, सभी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जैसा कि बता दें आपको, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ये सभी मतलब कि ये सभी जो मतलब बनते हैं, कंपोनेंट बनते हैं, ये सभी सेमीकंडक्टर से बनते हैं। यानी जितने भी कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए, उसमें जो भी कंपोनेंट बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। आपको बताते चले दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है दोस्तों, जो न कि कुचालक भी होता है, न तो क्या सॉरी न तो सुचालक पूरी तरीके से होता है, ठीक है। न तो कुचालक पूरी तरीके से होता है, न तो सुचालक पूरी तरीके से होता है। मतलब कुछ वो कुचालक होता है और कुछ उसके पार्शियल पार्ट सुचालक के होते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यानी कुछ उसके पार्ट क्या होते हैं, सुचालक के होते हैं, कुछ पार्ट कुचालक के होते हैं। सुचालक और कुचालक की बातें बता दें दोस्तों, तो सुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, यानी मतलब कि जिसमें करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक की जो करंट होती है ना दोस्तों, विद्युत की जो धारा होती है, वो क्या करती है, प्रवाहित करती है, उसे क्या कहते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे लोहा में विद्युत चलती है ना दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और उसके बाद करें तो तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है फ्रेंड, तांबा हो गया, ठीक। ये सब जो धात्विक चीजें, मेटेलिक चीजें हैं, ये सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। और कुचालक की बात कर ले दोस्तों, तो कुचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिसमें मतलब कि धारा, यानी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित यानी नहीं करती, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो फ्लो नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें फ्लो नहीं करती उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कुचालक कहते हैं, ठीक है। कुचालक के लिए एग्जाम्पल बात करें, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, ठीक है फ्रेंड, फाइबर हो गए, कुछ फाइबर हो गए, उसमें दोस्तों क्या होता है कि मतलब कपड़े, फाइबर, ये सब है ना, और प्लास्टिक हो गया, इन सब में दोस्तों क्या करता है, मतलब कि करंट फ्लो नहीं करती, ठीक है, ठीक। तो ये कुचालक होते हैं। तो जो अर्धचालक होता है, आपको बता दें दोस्तों, सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें यही जो कुचालक है और सुचालक है, इनके बीच की एक कड़ी होती है, आपको बताते चले, यानी इसके अंदर कुछ कुचालक के भी गुण होते हैं, कुछ सुचालक के भी गुण होते हैं। अर्धचालक को कंडक्टर कब बनाया जाता है दोस्तों, अर्धचालक को कंडक्टर उसमें अशुद्धियां मिला करके डोपिंग मेथड से उसमें मतलब कि अगर अर्धचालक के कंडक्टर को बढ़ाना है, चालकता को बढ़ाना है दोस्तों, तो उसमें डोपिंग मेथड होती है, एक डोपिंग मेथड होती है, उसमें अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, जिसके कारण जो अर्धचालक है कंडक्टर के फॉर्म में आ जाता है, यानी उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, आपको कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं दोस्तों, इसके बारे में बता दे रहे हैं। तो ये ओपैम्प है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी सेमीकंडक्टर से बनता है। दूसरा जो रजिस्टर्स होता है, रजिस्टर्स का काम क्या होता है दोस्तों, यानी जो विद्युत प्रवाह है उसके रोकने का, अवरोध करने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। पूरी तरीके से ब्रेक तो नहीं करता, बट उसके जो फ्लो है उसको कम कर देता है, धारा प्रवाह को। फिर ये ICS से इंटीग्रेटेड सर्किट है दोस्तों, ये भी हमारा सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। फिर है कैपेसिटर संधारित्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ये भी हमारा किससे बनाया जाता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर से। फिर आता है ट्रांजिस्टर, फिर डायोड, ठीक है। डायोड में दोस्तों बताते चले तो डायोड में एक ही साइड से था जो होती है करंट फ्लो होती है, ठीक है, यानी एक ही साइड से करंट फ्लो होती है, नेक्स्ट साइड से करंट नहीं फ्लो होती, ठीक फ्रेंड। चलिए दोस्तों, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस बताया कि मतलब प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें हम टच करने पर, बिजली के तार लगाने पर दोस्तों उसमें करंट मारता है, और कुछ में ऐसे होते हैं बिजली का तार लगाने पर उसे टच करने पर करंट नहीं मारता। तो जिसमें करंट नहीं मारता वही क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और जिसमें करंट लगता है उसमें क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं, वही सब बातें जो मैंने आपको पीछे बताई तो बता दें। तो जो अर्ध जो मतलब कि ये कुछ फिर अर्धचालक हैं, इनके नाम देख लीजिए दोस्तों। ये मतलब कि सेमीकंडक्टर से बने हुए प्रोडक्ट हैं, वही चीज़ें हैं। PIN डायोड ना, स्टेप रिकवरी डायोड है, ये जेनर डायोड है, जो सॉफ्टी डायोड है, शॉर्टकी डायोड है ये दोस्तों। फिर रेक्टर डायोड है, टनल डायोड, फिर लेजर डायोड, ये कई टाइप के डायोड हैं, ठीक है। अच्छा, फोटो डायोड है फ्रेंड, ये क्या है, गिवन डायोड है। हाँ दोस्तों, एक और ये लेड, यानी लेड, LED का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए फ्रेंड, ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसे आप जरूर टाइप करें, जिसको पता है LED का जल्दी जल्दी टाइप करो। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अर्धचालक के बारे में मैंने बता दिया कि इसमें जो सुचालक का कुछ पार्शियल पार्ट होता है, और कुछ अर्ध मतलब कि कुचालक और कुछ सुचालक के पार्शियल पार्ट इसमें विद्यमान होते हैं, गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आपको बताते चलें, जो मतलब कि हाँ, ये अर्धचालक है। ऊर्जा बैंड की अवधारणा के अनुसार बताते चले, यानी जो ऊर्जा बैंड की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम बताते चले तो कमरे के ताप पर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बता दें दोस्तों, जो जिनमें चालन और संयोजी बंध आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इनका जो निश्चित ऊर्जा बैंड होती है वो बहुत ही पतली होती है ना दोस्तों, यानी इनमें जो मतलब कि चालक मतलब कि संयोजी बैंड होते हैं, जो संयोजी बैंड होते हैं वो और चालन बैंड जो होता है वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यानी इस पर्टिकुलर रीजन में ये सब प्लस माइनस ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं ना। होल्स और जो होल्स हैं जो, और मतलब कि दोस्तों जो कंडक्टर है ये सब इसमें प्लस माइनस इसमें भरे होते हैं। और ये जो होते हैं वो बहुत ही पतले पतले मतलब कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के होते हैं, बहुत ही पतले, लगभग इसकी जो मोटाई होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग मतलब कि बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। यानी बहुत ही संकरे पतले से भाग में निश्चित ऊर्जा बैंड में ये क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। तो बता दें अर्धचालक की जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, यानी सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, यानी कुचालक पदार्थ
से अधिक होती है। यानी जो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है उसकी जो कुचालकता है ना, सॉरी प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंट वैल्यू जो होती है, जो सेमीकंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंट वैल्यू जो होती है कुचालक पदार्थ से, यानी जो कुचालक पदार्थ है उससे क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, उससे क्या होती है, अधिक। और वही सुचालक पदार्थ से क्या होती है, कम होती है। यानी जो सुचालक पदार्थ होता है, सुचालक पदार्थ उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है फ्रेंड, आपको बताते चलें फ्रेंड, जो अर्धचालकों के प्रतिरोध का ऋणात्मक तापमान होता है, गुणांक होता है। ठीक है, ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। मतलब कि जो अर्धचालक होते हैं उनके रेजिस्टेंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। कहने का मतलब आपको बताते चले दोस्तों, जब तापमान को इंक्रीज कराया जाएगा यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा फ्रेंड, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंट होगा, तो डिक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी जब मतलब कि टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जो रेजिस्टेंट होगा दोस्तों वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जो विद्युत चालकता है ना, विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है जो दोस्तों, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंट क्या होगा, कम होगा। और जब रेजिस्टेंट जैसे ही कम होगा उसकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, चालकता उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको बताते चले, जब उपयुक्त धातु की अशुद्धता अर्धचालक में डाली जाती है तो अर्धचालकों के अर्धवान गुण में बदलाव होता है, अर्थात चालकता कम या ज़्यादा हो जाती है। आपको बताते चले फ्रेंड, जब भी कोई सेमीकंडक्टर है उसमें कोई भी अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है फ्रेंड, तो उसकी क्वालिटी में, जो सेमीकंडक्टर है उसकी क्वालिटी में क्या आता है, मतलब कि कमी आती है। मतलब उसकी क्वालिटी में यानी उसकी कंडक्टिविटी में क्या होती है, कमी आती है। या तो वो ग्रोथ करता है या तो कम होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। यानी उसकी कंडक्टिविटी क्या है, या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, अगर किसी सेमीकंडक्टर में हम अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम बताते चले आपको, तो फ्रेंड जब अर्धचालक अपना नेचुरल स्टेट में होता है, जब अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है अपने नेचुरल स्टेट में होता है तो वे खराब सुचालक की भांति भी व्यवहार करता है। यानी जब वो नेचुरल स्टेट में होता है तो जो खराब सुचालक होता है उसकी तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ तकनीकी की मदद से अर्धचालकों में धारा को प्रवाह किया जाता है, जैसे कि डोपिंग तकनीकी द्वारा। यानी हम बता दें फ्रेंड, जब अर्धचालक अपने नेचुरल स्टेट में होता है तो फ्रेंड वो मतलब कि एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करता है, बट उसमें कुछ मतलब कि तकनीकी टेक्निकल हेल्प की वजह से, मतलब कि डोपिंग एक टेक्निक होती है, उसके हेल्प से दोस्तों जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, करंट को फ्लो कराया जाता है। ठीक है, अर्धचालक की जो चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र में यह प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो चालकता को बाहर से लगाए गए विद्युत क्षेत्र, यानी जो भी चालकता है उसके बाहर से लगाए गए जो विद्युत क्षेत्र है या प्रकाश के द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को दोस्तों अलग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्रकाश के द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक, उसकी कंडक्टिविटी को। अर्धचालक के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला आंतरिक अर्धचालक, ठीक है, दूसरा बाह्य अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोस्तों, तो आंतरिक अर्धचालक किसी बताते चले इसका डेफिनेशन फ्रेंड, तो आंतरिक अर्धचालक में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है। ठीक है फ्रेंड, यानी जो आंतरिक अर्धचालक होता है उसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं मिली होती, इम्प्योरिटी नहीं मिली होती है किसमें, आंतरिक अर्धचालक में। ठीक है फ्रेंड, यह केवल एक ही प्रकार के तत्व से बना होता है, यानी इसमें जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड, यानी ये एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना होता है, आपको बताते चले फ्रेंड। और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पर हम देख लेते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे आम प्रकार के आंतरिक अर्धचालक तत्व हैं। यानी जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है ये जनरली हम लोग मतलब कि सबसे आम प्रकार के क्या है, आंतरिक अर्धचालक हैं। आंतरिक अर्धचालक में विद्युत चालकता बहुत कम होती है। जो आंतरिक अर्धचालक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप का जो अर्धचालक आंतरिक अर्धचालक है, इसमें जो कंडक्टिविटी होती है यानी करंट की कंडक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। विद्युत चालकता क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कम होती है। ठीक, हम बात कर ले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड। बात करें नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब टाइप है हमारा दोस्तों वाई अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो दोस्तों हम बता दें कि जब अर्धचालक पदार्थ में थोड़ी सी कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें कोई भी इम्प्योरिटी मतलब कि थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इंक्लूड करते हैं, जो मतलब कि डाल देते हैं, शुद्धियाँ डालते हैं, तो अर्धचालक पदार्थ की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है कि इम्प्योरिटी मिलाने से जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्या कर जाती है दोस्तों, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसकी जो अर्धचालक की पदार्थ की विद्युत चालकता बढ़ जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से बने अर्धचालक को क्या करते हैं, इस प्रकार से जो इस टाइप से जो मतलब कि जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उन्हें वाई अर्धचालक कहते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, तो जर्मेनियम और गैलियम एक उपयुक्त धातु की अशुद्धता में मिलाया जाता है। यानी जर्मेनियम और गैलियम में एक उपयुक्त धातु की अशुद्धता को मिलाया जाता है, जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। जर्मेनियम और गैलियम में दोस्तों अगर बात करें कोई इंप्योरिटी मिलाएंगे जर्मेनियम में और गैलियम में फ्रेंड, कोई इंप्योरिटी मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे इसके। ठीक, आगे चलते हैं। तो अर्धचालकों में इस प्रकार से धात्विक अशुद्धता को मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपन कहते हैं। मैंने जैसे बताया कि दोस्तों अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ानी है तो उसमें अगर कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, डोपिंग कहते हैं। ठीक, ये तीसरी बार मैंने बताया, तो डोपिंग आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हम बता दें दोस्तों जो वाई अर्धचालक है दो प्रकार का होता है, एक एन टाइप का, एक पी टाइप का। ये दो टाइप के मतलब के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के फ्रेंड। ठीक, हम बात कर लें तो ये जो
मतलब कि वाई सेमीकंडक्टर है उसके बारे में। इसका एन टाइप के सेमीकंडक्टर देख सकते हैं दोस्तों, जो लेड है यहाँ पर, जो मतलब कि एन टाइप में जो होता है डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डोनर इम्प्योरिटी कंट्रीब्यूट फ्री होता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फ्री हो रहा है। ठीक ठीक है फ्रेंड। और यहीं पर अगर बात करें जो पी टाइप का होता है, ये एक्सेप्टर क्रिएटर्स एक होल, यानी एक होल को क्या करता है दोस्तों, एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों सबका बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। यानी जो सिलिकॉन और लेड का एक एक मतलब कि जो लेड था उसका मतलब कि जो 5 मतलब कि वो थे इलेक्ट्रॉन थे, वो सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉनों से एक एक मिलकर बंध बना लिए, अपना बॉन्ड बना लिए। बट आप वहीं अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो बोरान है, बोरान के सिलिकॉन से मतलब कि बॉन्ड नहीं बना रहा है, एक मतलब होल बच ही जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, और ठीक यहाँ पर एक होल बच ही जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेड कलर में, यहाँ पर्टिकुलरली। तो ये पी टाइप होते हैं और इधर एन टाइप का है। ठीक है फ्रेंड, आप देख सकते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है दोस्तों, उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयुक्ता वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है। यानी जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो 5 संयुक्ता वाले परमाणु की क्या मिलाई जाती है, अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। वो जर्मेनियम के एक परमाणु का स्थान भी ले लेता है, यानी एन टाइप में जो जर्मेनियम का एक परमाणु होता है उसके स्थान ले लेते हैं। वहीं अशुद्ध परमाणु की 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक करके संयोजक बंध भी बना लेते हैं। यानी जो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में, यहाँ देखिए दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन के एग्जाम्पल से बताया है। ठीक है, ठीक। तो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक संयोजक बंध बना लेते हैं, जो मतलब कि सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एक करके संयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक फ्रेंड, आगे बता दें तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है अशुद्ध परमाणु से अलग हो जाता है। यानी जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो इम्प्योर जो एटम होता है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और वो क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं क्या करने लगता है, मुक्त में फ्री होकर क्या करने लगता है, चलने लगता है, मूव करने लगता है। यही इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही आवेश वाहक का भी कार्य करता है। यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री होने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, यही आवेश को क्या करता है, यानी चार्जेस को क्या करता है, आवेश वाहक के रूप में, चार्जेस के रूप में काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस प्रकार के शुद्ध जर्मेनियम में धातु की अशुद्धता मिलाने पर इसकी चालकता भी बढ़ जाती है। आपको बता दें फ्रेंड कि शुद्ध जर्मेनियम में धातु की मतलब कि शुद्ध जर्मेनियम में किसी भी धातु की अशुद्धता मिलाने पर इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सेमीकंडक्टर में आप अगर कोई इम्प्योरिटी मिलाते हो, उससे ड्रॉपिंग मेथड करते हैं, उससे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है दोस्तों, एन टाइप का अर्धचालक कहलाता है। ये जो मतलब टाइप का मतलब कि बना कंडक्टर, उसे को एन टाइप के मतलब कि कहते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम आपको बताते चले, जो एन टाइप का मतलब कंडक्टर होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें एन टाइप के एन से आप निगेटिव जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, एन टाइप में निगेटिव चार्जेस होते हैं, और जो पी टाइप है उसमें आप पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, वही पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है फ्रेंड, तो उसकी बातें करते चले तो सिलिकॉन के जो 3, यहाँ पर पिक्चर थोड़ा उल्टा लग गया फ्रेंड, तो ये पिक्चर वहाँ होना चाहिए था। ठीक है, और ये यहाँ पर। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो हम आपको बताते चले, जर्मेनियम हो गया, ये तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही बताया। ये पिक्चर वैसे मैंने लगा दिए हैं, आगे पीछे थोड़ा हो गए हैं, तो आप उससे घबराइए मत, आप इसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको थ्योरी बताई। ठीक है फ्रेंड, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो 3 संयुक्ता वाले अशुद्ध धातु मिलाया जाता है ना दोस्तों, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में 3 संयुक्ता वाला अशुद्ध धातु मिलाया जाता है, तो अशुद्ध धातु के 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो यानी इम्प्योर जो मेटल मिलाया जाता है उसमें, उसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकटतम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं दोस्तों, मिल जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। ठीक है, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन में जो 3 संयुक्ता वाले अशुद्ध धातु को, यानी इम्प्योर मतलब 3 संयुक्ता वाले अशुद्ध धातु को जब मिलाया जाता है दोस्तों, तो ये जो 3 संयुक्ता वाले अशुद्ध धातु के 3 संयुक्ता हैं, वो आपस में जो 3 इलेक्ट्रॉन पाते हैं जर्मेनियम के निकटतम, उनमें क्या कर लेते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी जो अशुद्ध धातु के 3 संयुक्ता थे, अशुद्ध धातु के जो 3 संयुक्ता थे, वो जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन से जो भी उन्हें पास मिलते हैं, उनके साथ वो बॉन्ड प्रॉपर बना लेते हैं, साथ में मिलकर परस्पर मिला बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, और जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन बंद नहीं बना पाता। आपको बता दें दोस्त, जो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन होता है बंद नहीं बना पाता, इसीलिए यह रिक्त रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जर्मेनियम गैलियम से बना रहा है, तो एक नहीं, पिक्चर सही है यार, पिक्चर सही है, सॉरी फ्रेंड, पिक्चर सही है। ठीक है, पिक्चर कोई गलत नहीं है, सही है, वो भी पिक्चर सही था यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, वो ठीक है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मेनियम और गैलियम का। ठीक है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, बच जा रहा है। ठीक है, ये एक होल क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, यानी ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। ठीक, इस रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं। यानी अगर बता दें, ये जो खाली रह जाता है, एक बॉन्ड नहीं बना पाता, एक इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो बॉन्ड नहीं बना पाता, यही क्या होता है, इसी को कोटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, कोटर कहते हैं। और इसे दोस्तों कहते हैं हम पी टाइप का, मतलब कि ये पूरा जो मतलब बना हमारा सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक फ्रेंड, यानी आपको एक बार फिर से एन टाइप और पी टाइप आपको दोस्तों एक्सप्लेन कर दूं, तो एन टाइप में जो भी जर्मेनियम है, सिलिकॉन ना, यहाँ पर आप बोरान और सिलिकॉन का देख रहे हैं, तो ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से पूरे कंप्लीटली मतलब 5 और 4 यानी उसके जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, इसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन जो भी इम्प्योर मतलब कि
इम्प्योर इम्प्योर मतलब कि मिलाई गई थी, इम्प्योरिटी मिलाई गई थी इस मेटल की, उसमें से बता दें दोस्तों जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ मतलब कि उसके साथ बॉन्ड बना लिए थे, जो इम्प्योर मेटल मिलाया गया था, बट एक इलेक्ट्रॉन जो था वो नहीं बना पाया था बॉन्ड। क्या दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया था, ठीक है। वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, मतलब कि उसके चारों ओर, तो जब मूव करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही क्या मतलब जो जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन होता है वही 4 आवेश वाहक के रूप में काम करता था। इस टाइप से बने जो भी सेमीकंडक्टर होंगे वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन और बोरान की बात कही गई है, तो आपको बता दें ये जो सिलिकॉन बोरान की बातें कही गई है, तो बोरान का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बच जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है मतलब कि बच रहा है ये सिलिकॉन का इधर, तो आप देख सकते हैं। तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है यही क्या करेगा, मूव करेगा, यही आवेश वाहक का काम करेगा और कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे वो एन टाइप का, और ये जो प्रोसेस पूरा होगा बनेगा टाइप का सेमीकंडक्टर, वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। वहीं अगर पी टाइप के सेमीकंडक्टर में बात करें, तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि बच खाली रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर खाली रह जाता है, तो वो क्या काम करता है दोस्तों, वो एक कोटर का काम करता है, ठीक है, वो यानी एक होल का काम करता है, उसी को कोटर भी कहते हैं हिंदी में दोस्तों, होल कहते हैं। तो इससे जो बनता है मतलब कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर दोस्तों, इसे पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दोस्तों, और निगेटिव एन टाइप के मतलब कि सेमीकंडक्टर में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक। आगे बात करें तो अर्धचालक जो है उसके उपकरण के बारे में, तो पीएन संधि डायोड इस सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। फोटो डायोड, प्रकाश सर्जक डायोड जो होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी का फुल फॉर्म है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। अब तो जो टाइप किए हैं उसके लिए धन्यवाद दोस्तों, उनको थैंक यू। और ट्रांजिस्टर मतलब ये सब सेमीकंडक्टर से बने हुए प्रोडक्ट है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, जो सेमीकंडक्टर है उसका यूजेस की बातें कर लेते हैं। अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपकरण हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब कि हम यूज़ करते हैं, उनमें सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर, डायोड, इंटीग्रेटेड सर्किट आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। बिजली के सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन में भी इनका यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंसर में भी इनका यूज़ किया जाता है। इनके एडवांटेज की बात करें फ्रेंड, तो ये अर्धचालक को हीट गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो सेमीकंडक्टर होते हैं इन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अर्धचालक उपकरण में कोई भी फिलामेंट नहीं होता, यानी जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें भी कोई भी फिलामेंट नहीं होता। सर्किट को चालू करने पर अर्धचालक उपकरण तुरंत काम करना शुरू करें, यानी कोई भी सर्किट है परिपथ अगर चालू हो गया तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो अपना काम तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें गर्म होने की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है फ्रेंड, इन्हें हीट होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अपना काम ये तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। और बता दें ये कम वोल्टेज पर भी मतलब जरूर काम करते हैं, ठीक है, ये कम वोल्टेज पर अपना काम करते हैं। अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ये क्या होते हैं, ज़्यादा चीप होते हैं, ठीक है, बहुत ही सस्ते होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के डिसएडवांटेज की बात करें तो ये दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अर्धचालक उपकरण शोर अधिक करते हैं, यानी जो नॉइज ये बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एज कंपेयरिंग वैक्यूम ट्यूब, ठीक है फ्रेंड। और वैक्यूम ट्यूब के कंपेयरिंग ये अधिक शक्ति को सहन नहीं कर पाती, यानी वैक्यूम ट्यूब तो अधिक पावर को मतलब कि कंट्रोल कर लेता है, बट ये अर्धचालक अधिक पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी दिल्ली में, ठीक है, तो बताते चले दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है, यानी आबकारी जो नीति लाई गई है अभी अभी अब न्यूज़ में थी दोस्तों, उसके लिए मतलब सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है उन्होंने। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के जवाब पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यानी आपको बताते चले जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले दोस्तों, जो उपराज्यपाल जी हैं विनय कुमार सक्सेना जी, वो चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट के जवाब में मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। बताते चले दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी। आपको बता दें कि जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एलजी को यह रिपोर्ट सौंपी भी थी, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि सॉरी जिसमें जिसमें यह कहा गया था कि नई आबकारी नीति की तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर जीएनसीडीटी एक्ट 1991 व्यापार नियमों के लेन देन और टीओबीआर 1993 दिल्ली एक्सरसाइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्सरसाइज रूल 2010 के उल्लंघन किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मुख्य रूप से टॉप लेवल के जो पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंशियल क्विड या प्रोको लेवल के पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंशियल क्विड यानी जो प्रोको हैं उनके द्वारा मतलब रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो आबकारी विभाग मंत्री यानी मनीष सिसोदिया ने फाइनल किया है। यानी ये जो रिपोर्ट मतलब बनाई थी आबकारी नीति, इसके रिपोर्ट मतलब कि इसकी रिपोर्ट को मतलब कौन मतलब कि रिपोर्ट किसने रिपोर्ट किया है, तो विभाग के मंत्री जो हैं आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने फाइनल किया था। तो वहाँ के उपराज्यपाल द्वारा दोस्तों एलजी को मतलब कि ये मतलब कि इस मामले की जांच कराने के लिए सीबीआई जांच बुलाई गई थी। विनय कुमार सक्सेना जो पिछले साल मतलब कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट जो भेजी थी कि जो आबकारी नीति है दिल्ली की उस पर एक सीबीआई जांच बिठाई जाए, ठीक है, और जिसको लेकर जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं यह रिपोर्ट एलजी में सौंपी भी थी, ठीक है, ना एलजी में उसे सौंपी भी थी, ठीक है।
और उसके बाद बता दें तो ये जो एक्ट मैंने आपको ना बताएं तो उसके तहत ये टेंडर जो है था, मतलब कि ये जो लाइसेंसधारी थे यानी आबकारी नीति के तहत जो भी शराब लाइसेंसधारी थी दोस्तों, वो GNCTD एक्ट 1991 व्यापार नियमों के लेन देन और TOBR 1993 दिल्ली एक्सरसाइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्सरसाइज रूल 2010 का उल्लंघन करते हुए पाए गए। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो मुख्य रूप से टॉप लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स यानी फाइनेंशियल क्विड प्रो को हैं, उनके द्वारा ये भी संकेत दिया गया कि इस रिपोर्ट में जो है इस आबकारी विभाग के मंत्री यानी मनीष सिसोदिया जी ने फाइनल किया है, यानी ये जो रिपोर्ट है इसको किसने मतलब फाइनल किया है, जो मनीष सिसोदिया जी हैं उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। बताते चलें कि यह इसमें यह भी कहा गया कि जो निविदाएं दिए जाने के बाद भी लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गई है, यानी जो लाइसेंसधारी हैं उन्हें अनुचित वित्तीय सहायता भी दी गई है, इलीगल रूप से मतलब कि फंडिंग भी की गई है। इससे राजकोष को भी भारी नुकसान, यानी जो राजकोष है उसको भारी नुकसान भी पहुंचा। चीफ सेक्रेटरी के इस रिपोर्ट को उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को देने को भेजा है। ठीक है, यानी जो चीफ सेक्रेटरी जी हैं, चीफ सेक्रेटरी का ये जो रिपोर्ट है उसको उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेजा गया है। ठीक है फ्रेंड, बताते चलें यह दिल्ली जो आबकारी नीति थी, सॉरी फ्रेंड, तो दिल्ली जो सरकारी आबकारी नीति थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 32 जोन में बांटा है, यानी दिल्ली ने जो नई आबकारी नीति आई है उसको 32 जोनों में बांटा है। ठीक है, और उसमें 849 लाइसेंस प्रोवाइड कराई है, बांटे हैं। ठीक है, 32 जोन में 849 लाइसेंस बांटे हैं। अगर औसतन बात करें तो 26 से लेकर 27 शराब की दुकान एक जोन में खुली गई है, यानी हर जोन में दोस्तों 26 से 27 शराब की दुकान है। अगर एक जोन की बात करें तो 8 से 9 वार्ड आते हैं, यानी एक जोन में अगर एवरेज एक बात करें तो 8 से 9 वार्ड शामिल होते हैं। अगर इस तरीके से देखे जाए तो हर इलाके में जो शराब है बहुत ही इजीली प्रोवाइड की जा रही है। अब तक बता दें दोस्तों 60% दुकानें सरकारी हैं और 40% दुकानें क्या हैं, निजी हाथों में। लेकिन इस नीति के आने पर जो 100% दुकानें वो किसके हाथ में चली जाएंगी, निजी हाथों में चली जाएंगी, प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी। ठीक है, इस नीति के आने से। ठीक है, आबकारी जो नीति है दोस्तों अगर हम बताते चले तो ये जो नीति है इसके तहत दोस्तों 32 जोन बांटे गए जिसमें से 849 लाइसेंस बांटे भी गए हैं। ठीक है, औसतन बात करें तो एक जोन में 26 से 27 शराब की दुकानें आएंगी, मतलब ईजिली, मतलब कि हर क्षेत्र में, मतलब हर फील्ड में कोने कोने तो शराब पहुंच रहा है। मतलब इस अब नीति के थ्रू अगर बात करें तो जिस हिसाब से मतलब ये एनालिसिस किया गया है। ठीक है फ्रेंड, और बता दें इससे पहले जो मतलब कि 60% दुकानें थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी और 40% निजी हाथों में थी, बट इस नीति के आने के बाद 100% जो दुकानें हैं वो निजी हाथों में चली जाएंगी। बता, ये कुछ फैक्ट हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही बातें हैं ना। आप इसे इंग्लिश में है तो आप इसे स्क्रीनशॉट, इंग्लिश मीडियम वाले इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। तो नई आबकारी नीति के मुताबिक जो मतलब है ये नियम क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो दिल्ली जो उम्र थी, यानी शराब पीने की जो उम्र थी, कानूनी उम्र 25 साल थी, उसे 21 घटाकर कर दी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो संचालन किया जाता है, स्वतंत्र दुकानें लगती थी, होटल लगते थे, होटल होते थे, उसमें 24 घंटे शराब बिक्री की जा रही थी। ठीक है फ्रेंड, और शराब की जो दुकान है कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रहे थे, यानी जो एयरपोर्ट होता था, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होते थे या फिर कुछ भी होता था जगह, वैसे मतलब कि सरकारी जगह होते थे, वहाँ पर दोस्तों बता दें तो उनसे मतलब 500 वर्ग फीट के ही दूरी पर दुकानें लगाई जाती थी। और अधिकांश जो दुकानें, सरकारी दुकानें थी, वो 150 वर्ग फीट में ही थी। ठीक है फ्रेंड, काउंटर के सड़क की तरफ ही होती थी और इनका जो काउंटर होता था वो सड़क की तरफ ही होता था। ठीक है, आपको बताते चले जो लाइसेंसी धारक हैं वो मतलब मोबाइल या ऐप के वेबसाइट या वेबसाइट के थ्रू मतलब कि ईजिली घर तक भी डिलीवरी करते थे शराबों का। ठीक है फ्रेंड, और किसी इसके लिए बता दें दोस्तों, किसी छात्रावास में जो छात्रावास है वहाँ या कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पर शराब की दुकानों की डिलीवरी करने की इजाज़त नहीं दी गई है। दुकानों में व्यवस्था की गई थी कि एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे, यानी एंट्री करने के गेट अलग बनाए जाए दुकानों में और एग्जिट यानी बाहर निकलने के मतलब कि गेट अलग से बनाए जाएँ दुकानों में। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी, यानी दुकानों के बाहर जो खाने पीने की दुकानें थी वो, यानी दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकान भी नहीं थी। आपको बता दें दोस्तों, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी की गई थी। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय करते थे, यानी जो सभी दुकानें हैं वो अब तक दोस्तों मार्केट रेट के ही हिसाब से वो तय कर रहे थे, मतलब कि रेट। ठीक, यही वजह थी कि कई दुकानों ने अपने हिसाब से बड़े बड़े ऑफर देने शुरू किए थे। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं दोस्तों वो ऑफर देना स्टार्ट कर दिए थे, 5 पे 1 फ्री ऐसे जैसे कि देना शुरू कर दिए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जो दोस्तों लिक्विड मार्केट है उसने कितना टर्नओवर कमाई करती है उसके बारे में ये बातें, कुछ डाटा है, आप इसे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं फ्रेंड। तो बीजेपी ने इस नीति पर सवाल भी उठाए थे, आपको बता दें। ठीक है फ्रेंड, ठीक, बीजेपी ने जानते विपक्ष में है तो विपक्ष वाले बोलेंगे तो इसको लेकर आवाज़ उठाई थी, मतलब कि विरोध भी जताया था। तो ये सब बातें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी सब वही चीज़ें हैं। हम बात करते हैं दोस्तों, सावित्री जिंदल बनी एशिया की सबसे अमीर महिला, यानी सावित्री जिंदल जी जो हैं वो दोस्तों इंडिया की सबसे अमीर महिला बनी है, रिचेस्ट महिला बनी है एशिया की। ठीक है,
एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है सावित्री जिंदल जी। ठीक, इनके बताते चले तो दोस्तों, तो भारत की जो सावित्री जिंदल है एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बता दें दोस्तों, इनके पास 89.49 हज़ार करोड़ रुपए है, यानी लगभग 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है फ्रेंड, दूसरे नंबर पर बात करें तो जो चीन की फैन होंगवी, उनके पास लगभग 11, यानी ये 3 नहीं दोस्तों, ये गलत है, 11 अरब डॉलर की संपत्ति है। ठीक है फ्रेंड, यानी दूसरे नंबर जो फैन होंगवी थी, चीन की जो फैन होंगवी थी, उनके पास पहले 11.3 अरब डॉलर था दोस्तों, तो वो मतलब उस टाइम फर्स्ट पे चल रही थी। बट इस टाइम अगर बात करें दोस्तों, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो सावित्री जिंदल जी जो हैं एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं फ्रेंड। उनके पास 89.49 थाउजेंड करोड़ रुपीस की संपत्ति है। ठीक है फ्रेंड, वही अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 11.3 यूएस डॉलर की संपत्ति है। ठीक है फ्रेंड, अरब डॉलर की संपत्ति है। और जो फैन होंगवी हैं उनके पास 11 अरब डॉलर की यूएस डॉलर की संपत्ति इस टाइम है, वो सेकंड पर है। ठीक, अगर बात करें तो दोस्तों जो सावित्री जी हैं पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, तो 164 प्लेस पर है दोस्तों। ठीक है, 164 प्लेस पर है अमीर में। ठीक है, रिचेस्ट पर्सनालिटी में। ठीक है, और उनके पास बता दें जो इंडिया के गौतम अडानी जी हैं दोस्तों, तो इंडिया के जो अडानी जी हैं, तो वो मतलब कि एशिया में सबसे फर्स्ट मतलब रिचेस्ट मैन है, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो 4th नंबर के रिचेस्ट पर्सनालिटी है। ठीक है फ्रेंड, उनके पास जो गौतम अडानी जी हैं उनके पास 9.35 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। ठीक है, और बता दें जो सावित्री जिंदल जी हैं वो जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं, और कंपनी भारत में ये जो इनकी जो कंपनी है जिंदल ग्रुप है दोस्तों, वो दोस्तों इंडिया में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंपनी भी है। सीमेंट और ऊर्जा और बुनियादी ढांचे को क्षेत्र में भी ये काम करती है कंपनी। ठीक है, यानी इंडिया की तीसरे नंबर की मतलब की स्टील कंपनी है। ठीक फ्रेंड, अब बता दें इनके बारे में ये बताया जाता है जो सावित्री जिंदल जी हैं वो कभी स्कूल नहीं गई थी। ठीक है फ्रेंड, इनके पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। ठीक फ्रेंड, तब से इन्होंने अपना कारोबार संभाला है। बताते चले एशिया की सबसे अमीर महिलाएं तो सावित्री जिंदल जी हैं दोस्तों, ये डाटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फैन होंगवी जो हैं वो मतलब कि हाँ, फैन होंगवी जी जो हैं, फैन होंगवी जी का मतलब अब जो है मतलब कि दोस्तों जनवरी में दोस्तों इनका मतलब कि कितना था, 13 यूएस डॉलर था। ठीक है, 13 अरब यूएस डॉलर था, लेकिन इस टाइम 11.3 यूएस डॉलर है। वहीं अब बात करें सावित्री जिंदल जी का तो 13.3 यूएस डॉलर था जनवरी में, बट इस टाइम जुलाई में 11.3 यूएस डॉलर है। वहीं अगर बात करें यांग युआन की तो 23.7 मतलब कि डॉलर था, अब इस टाइम 11 यूएस डॉलर है, मतलब कि अरब डॉलर है। ठीक है फ्रेंड, ये अरब डॉलर। ठीक है, ये इससे पहले ये फर्स्ट पर चल रही थी। ठीक है फ्रेंड, यानी यांग हुयान जी। ठीक है, उनके पास 23.7 अरब यूएस डॉलर नेटवर्थ मतलब पूरी कमाई थी उनकी जनवरी तक, बट जुलाई में उनका जो मतलब कि नेटवर्थ है कमाई वो घटी है, और उनका इस टाइम 11 अरब यूएस डॉलर हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें दोस्तों तो जो सावित्री जिंदल जी हैं उनका जनवरी में 13.3 अरब यूएस डॉलर था, और इस टाइम 11.3 अरब यूएस डॉलर है जुलाई के मंथ में। ये ब्लूमबर्ग ने ये डाटा प्रोवाइड कराया है। ठीक, ये असम में पैदा हुई थी और इनका शादी हरियाणा में हुआ था। दुनिया भर में इनका नाम है। ठीक है फ्रेंड, और ये असम के तिनसुकिया में पैदा हुई थी। आपको बताते चलें जो ये असम के तिनसुकिया में पैदा हुई थी, और 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर हरियाणा के जो ओम प्रकाश जिंदल है उनसे इनकी क्या हुई थी, मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इनके 4 बेटे हैं, पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन रतन और नवीन। ठीक है, बताते चले दोस्तों जो पृथ्वीराज जी हैं वो बड़े बेटे हैं, वो जिंदल साह कंपनी के चेयरमैन हैं। दूसरे बेटे जो सज्जन जिंदल हैं वो JWS कंपनी की कमान संभाल रखी है। तीसरे बेटे जो है रतन कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों। और वहीं परिवार के सबसे छोटे जो बेटे हैं वो नवीन जिंदल जिंदल स्टील के चेयरमैन हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बताते चले जो दुनिया के सबसे मतलब कि अमीर पर्सनालिटी की बात करें तो दोस्तों एलन मस्क, उनके पास 260 अरब डॉलर रुपए है। ठीक है फ्रेंड, यूएस डॉलर है। वहीं जेफ बेजोस जो हैं वो क्या है, सेकंड नंबर पे। तो एलन मस्क टेस्ला कंपनी उनकी दोस्तों, और जेफ बेजोस अमेजॉन, और फिर सेकंड नंबर भी बर्नार्ड अर्नास्ट भी है, थर्ड नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर में बर्नार्ड अर्नास्ट भी है दोस्तों 146 यूएस डॉलर के साथ। वहीं गौतम अडानी इंडिया के हैं दोस्तों 118 अरब यूएस डॉलर के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी का स्थान दोस्तों 11th पर है, 89.6 यूएस अरब डॉलर पे। ठीक है, राष्ट्र दोस्तों अभी आप न्यूज़ में सुने होंगे जो कि मतलब कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति कहकर मतलब कि बुलाया गया है। ठीक है फ्रेंड, रंजन चौधरी जी द्वारा, अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा मतलब कि संबोधित किया गया है। जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं उनको राष्ट्रपति कहकर बुलाया गया है। इस पर मतलब कि संसद में हंगामा भी हुआ है। ठीक है, इनके विवादित बयान पर फ्रेंड बताते चले तो इस पर मतलब कि जो मतलब कि उन्होंने मतलब कि इसके लिए माफ़ी भी मांगी है प्रेसिडेंट जी से, वो आगे बताते हैं आपको दोस्तों। तो यानी इस टिप्पणी पर क्या बातें निकल कर आई, किसने क्या कहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, बिहार के जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भाषा और साहित्य के प्रोफेसर हैं RP सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ कुलपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, अधिपति
जनाधिपति और सभापति, सेनापति और राष्ट्रपति जैसे तमाम शब्द हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ भारत में कुलपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, अधिपति जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, पति जिसके लास्ट में लगते हैं, जो महिला और पुरुषों दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बस इसमें इन शब्दों में इतना सा ही मतलब अंतर है दोस्तों कि इनको एडजेक्टिव लगाने मात्र से इनका जेंडर क्लियर हो जाता है। उन्होंने ये बताया कि जो मतलब कि हमारे देश में कुछ ऐसे मतलब वर्ड हैं जैसे कुलपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, उसी में एक राष्ट्रपति भी है। तो इन सब वर्डों में जो पति वर्ड लगा है ना, ये मतलब राष्ट्रपति वर्ड है। अगर इन सब का अगर हमें मतलब पति का मतलब तो एक मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इनके एडजेक्टिव को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, इनके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी वुमेन को भी। जैसे कि बात उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे हमारे राष्ट्रपति और हमारी राष्ट्रपति, यानी हमारी राष्ट्रपति बोलते हैं, यानी पहली बात तो आपको एडजेक्टिव समझना होगा दोस्तों। अगर इस बात को समझना है तो एडजेक्टिव, तो मैं आपको एडजेक्टिव बताता चलता हूँ। तो एडजेक्टिव का मतलब वो ये होता है दोस्तों कि जो नाउन या प्रोनाउन को, यानी संज्ञा और सर्वनाम को क्या करे, उसकी विशेष, ठीक है फ्रेंड। तो ये मतलब कि जो एडजेक्टिव होता है मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषताओं को क्या करता है दोस्तों, वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, ठीक है, उनकी विशेषताओं को बताता है। तो जैसे कि ये एक राष्ट्रपति वर्ड एक तरह की संज्ञा है, ठीक है, राष्ट्रपति वर्ड एक संज्ञा है। तो राष्ट्रपति वर्ड के आगे अगर हम हमारा राष्ट्रपति लगा देते हैं तो हमारा ये इसे क्या कर रहा है, विशेष मतलब हमारा मतलब स्पेसिफिक बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हमारी लगा देते हैं तो राष्ट्रपति वर्ड को वो स्पेसिफिक मतलब इस पर डिपेंड हो जा रहा है, ठीक है, इसको मतलब शो कराने की कोशिश कर रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो कैसा है, लड़का है या लड़की है। तो वही उन्होंने बताया कि मतलब कि जो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यानी एडजेक्टिव चेंज करने मात्र से ही हमें पता लग जाता है कि मतलब कि वो राष्ट्रपति यानी लड़की है, यानी फीमेल है या मेल है, ठीक है। ये ऐसे वर्डों का मतलब जो चाहे जो करोड़पति हो, अधिपति हो, तो हमारा करोड़पति या हमारी करोड़पति, ठीक है, हमारी करोड़पति हो जाएगा तो लड़की फीमेल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारा करोड़पति तो ये लड़की के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, मेल के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उन्होंने ये बातें बताई, ठीक है फ्रेंड। हाँ, इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि जो मतलब कि चौधरी साहब जी हैं, अधीर रंजन चौधरी साहब जी हैं, उनके द्वारा जो राष्ट्रपति कहना वो गलत था, ठीक है। ये एक सर्वोच्च पद की जो निर्वाचित महिला है उनके लिए अपमान भी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भाषा विज्ञान, नेक्स्ट बात बता दें, जो BHU है वहाँ के जो भाषा विज्ञान विभाग के राष्ट्रमंडल अकादमी के फेलो डॉक्टर अभिनव कुमार जी का कहना है कि प्रेसिडेंट शब्द का जो यूज़ किया जा रहा है मतलब ये भारतीय संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान ने अंग्रेजी में अमेरिका से ली गई है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में जो प्रेसिडेंट वर्ड है यानी राष्ट्रपति वर्ड है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका के प्रेसिडेंट से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड। वहाँ पर प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष या प्रधान या मुखिया होता है, उसका कतई मतलब पत्नी से या पति से नहीं होता, ठीक है। यानी जो प्रेसिडेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, वहाँ मतलब अध्यक्ष से होता है, ठीक है, ना कि पति से होता है, ठीक है। तो ये अध्यक्ष और पति ये दो अलग अलग मतलब कि क्या है, अर्थ हैं, ठीक। तो आप इसे तुल मत मानिए। तो ठीक है, तो देश की जो प्रथम नागरिक महिला या पुरुष है वो क्या हो सकती है, भारत का अध्यक्ष हो सकता है, ना कि वो राष्ट्रपति नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति हो सकता है, कहा जाएगा, बट राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ठीक, आपको बताते चले कुछ वर्ड थे दोस्तों उसे बदला गया था। तो जो स्पोक्समैन था उसे स्पोक पर्सन कहा गया, चेयरमैन था चेयरपर्सन, बैट्समैन था बैटर कहा गया, ठीक है। आगे आगे बता दे दोस्तों, जो चिट्ठी लिखी है अधीर रंजन चौधरी ने, उन्होंने चिट्ठी में अपने लिखा है कि आई एम writing to express my the regret for having mistake used on the incorrect word to the describe to the position you hold. I assure you that it was a slip of the tongue। यानी उन्होंने राष्ट्रपति जी को बकायदा एक पत्र लिखकर माफ़ी भी मांगी है, ठीक है फ्रेंड। ये माफ़ीनामा है इनका, माफ़ी मांगी है अधीर रंजन जी ने, ठीक है फ्रेंड। यानी उन्होंने ये भी बताया कि वो हम मतलब कि हमारा जो टंग है वो स्लिप कर गया, ठीक है। वो बंगाली हैं तो वो हिंदी कम बोलना चाहते हैं, उसकी वजह से उनकी जो टंग है वो स्लिप कर गई दोस्तों, ऐसा उन्होंने अपने इसमें मेंशन किया है अपने माफ़ीनामा में, ठीक। तो कई लोगों के जो मतलब कि वो हैं विचार आए हैं दोस्तों इस बात को लेकर। कई लोगों ने मतलब राष्ट्रप्रधान के मतलब कि अपमान की बातें कही, कहीं कि ये अपमान किया है, जो अधीर चौधरी जी हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति जी का अपमान किया गया है, तो इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कहा है। और उन्होंने सोनिया गांधी पर भी कुछ लोगों ने निशाना साधा है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ भी कही गई हैं, ठीक। आपको बताते चले दोस्तों, आरपी सिंह बताते हैं कि हमारे यहाँ पति शब्द को जोड़कर नए शब्द की ईजाद करने की परंपरा क्या है, बहुत ही पुरानी है, इसलिए राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्र का पति ही कहे जाने लगा। हालांकि इस शब्द को लेकर 2007 में पहली बार, यानी इस ऐसे रिलेटेड मतलब विवाद 2007 में जब पहली मतलब कि महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, तभी ये बात की चर्चा हुई थी। लेकिन तब किसी ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी। जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष बनी तब भी चर्चा हुई थी इस चीज़ की, लेकिन इस तब पर भी इस मतलब उस टाइम भी ये बातें इतना मतलब नहीं की गई थी, न तो इसमें परिवर्तन करने की कोशिश भी की गई थी, ठीक है।
1947 से यह बहस बता दें दोस्तों जारी है, ठीक है। 1947 से ही ये बातें जारी हैं। आपको बताते चलें कि बहस के दौरान 1947 में जब जुलाई में बहस हो रही थी, तो राष्ट्रपति शब्द को नेता या कप्तान करने का संशोधन की मांग भी की गई थी, लेकिन सर्वोच्च पद के लिए राष्ट्रपति शब्द की जारी रखने का फैसला भी किया गया। लेकिन अंततः मतलब कि जो सर्वोच्च पद है उसको राष्ट्रपति ही कहा गया ना दोस्तों। 1948 में एक बार फिर बहस हुई, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के मसौदे में इस्तेमाल किए गए शब्दों को कई भाषाओं में अर्थ स्पष्ट किया। अंग्रेजी मसौदा में जहां प्रेसिडेंट शब्द का प्रस्ताव था, वहीं हिंदी मसौदे में प्रधान शब्द का प्रस्ताव था। यानी जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए तो उन्होंने अंग्रेजी शब्द के प्रेसिडेंट को लेने के लिए कहा अपने राष्ट्राध्यक्ष के लिए, और हिंदी में प्रधान शब्द का यूज करने के लिए कहा गया, और उर्दू शब्द में सरदार शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। बट फिर भी इसमें इस कंट्रोवर्सी में मतलब दोस्तों राष्ट्रपति शब्द को ही लिया गया। इसमें राष्ट्रपति शब्द नहीं था, बट लास्ट में राष्ट्रपति शब्द ही लिया गया। बिहार के जो संविधान सभा के सदस्य थे टी शाह ने भारत के राष्ट्रपति की जगह मुख्य कार्यकारी राज्य प्रमुख शब्द इस्तेमाल करने के लिए सुझाव दिया, जिसकी समिति ने अन्य सदस्यों ने, जो समिति थी उस टाइम की, वो विरोध की, ठीक है, और वो भी वर्ड नहीं लिया गया। बता दें दोस्तों शब्द का स्त्रीलिंग करने की कोशिश भी की गई थी। ममता कलिया कहती हैं कि राष्ट्रपति एक पद का नाम है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। यानी राष्ट्रपति जो शब्द है वो महिला और पुरुष दोनों के लिए है, उन्होंने बताया, जिसका अर्थ बदल गया है। मतलब राष्ट्रपति शब्द का स्त्रीलिंग कर दिया जाए तो उसका अर्थ बदल गया। हमारे यहाँ ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जो गलत बोले और लिखे जाते हैं, जिनका अर्थ अलग अलग हो जाता है, लेकिन उन पर बवाल नहीं होता। फिर इस मुद्दे को इतना क्यों तुल दिया जा रहा है, उन्होंने ये बातें कही, ठीक है फ्रेंड। साउथ वाले हिंदी को अपनी भाषा नहीं मानते। अगर आप बेहद शुद्ध हिंदी बोलने की उम्मीद रखेंगे तो फिर हिंदी को कोई बोलेगा नहीं, बोलना ही छोड़ देगा, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है फ्रेंड। तो महिला आयोग ने मतलब कि नोटिस देकर FIR भी दर्ज कराई है, ठीक है फ्रेंड, इसके लिए। तो आगे चले दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में दोस्तों घाना को भारत ने 11-0 से हराया है, ठीक है। हॉकी, हम जो भारत की हॉकी टीम ने घाना को 11-0 से हरा दिया है, ठीक है। वहीं साइकिलिंग इवेंट की बात करें तो साइकिलिंग इवेंट में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें जोसेफ और ट्यूमैन नाम के एक मतलब कि खिलाड़ी की क्या हो गई दोस्तों, मतलब कि इंजर्ड हो गया, ठीक है फ्रेंड। एक जोसेफ ट्यूमैन नाम का खिलाड़ी था, वो दोस्तों इंजर्ड हो गया, ठीक। ये देखिए पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ है फ्रेंड। आगे चलते हैं, जो ज्योत्सना चिनप्पा जी हैं स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं फ्रेंड। वहीं भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है दोस्तों। तो दूसरा गोल्ड मेडल बता दें दोस्तों, तो जो जेरमी लाला रुनिंगा है, उन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल भारत को जिताया है, ठीक है फ्रेंड। उन्होंने मतलब कि बता दें दोस्तों, उन्होंने मेंस के 67 kg कैटेगरी में सुनहरी कामयाबी हासिल की है दोस्तों, यानी ये गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने स्नैच में 140 क्लीन एंड जर्क में 160 kg उठाया, ठीक है फ्रेंड। कुल मिलाकर उन्होंने दोस्तों बता दें कि वो 300 kg का वेट उठाए। वहीं दूसरे नंबर पर जो सिल्वर मेडल विजेता थे दोस्त, वो समोआ के वाई वापा जी थे, वो 293 kg का वेट उठाकर सेकंड नंबर पर है। वहीं बता दें जो भारतीय वेट लिफ्टर, इनका तो वही बातें थी। नेक्स्ट बॉक्सिंग, निखत जरीन एक तरफा जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है दोस्तों। आपको बताते चले जिम्नास्ट में योगेश्वर को 15वां स्थान मिला। टेबल टेनिस में भारत ने 2-0 से आगे रहा। वहीं स्विमिंग की बात करें तो श्रीहरि सेमीफाइनल में पहुंचे। बताते चले लाल बॉल में तनिया चौधरी ने ओनिल को हराया है दोस्तों, ठीक। बात कर लेते हैं वेट लिफ्टिंग पदक के बारे में फ्रेंड। तो वेट लिफ्टिंग जो पदक है उसमें जीतने वाले शीर्ष 5 देश दोस्तों, तो शीर्ष 5 देशों में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक 59 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, कुल मिलाकर 149 उसने पदक जीते। भारत दूसरे नंबर पे 125, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड है 116, कुल मिलाकर वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है दोस्तों। ये आप डाटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों पिछले 5 वर्षों में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जो स्थान था उसके बारे में, तो 2002 में भारत जो था दोस्तों, जो मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेला गया था, चौथे स्थान पे था। और 2006 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में जो खेला गया था, वहाँ पर भी चौथे स्थान पे। 2010 में भारत दूसरे स्थान पे था दोस्तों। 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो खेला गया था 5वें स्थान पे। 2018 में तीसरे स्थान पर था, ठीक है फ्रेंड। बता दें दोस्तों, तो आपको भारत ने शूटिंग में सबसे ज़्यादा पदक अभी तक जीते हैं। तो शूटिंग में भारत ने 135 पदक जीते हैं। वेट लिफ्टिंग में दोस्तों 125 पदक, कुश्ती में 102 पदक, बॉक्सिंग में 37 पदक, ठीक है फ्रेंड, और बैडमिंटन में 25 पदक, ठीक है फ्रेंड। आपको बताता चलूँ दोस्तों, तो हाँ, वेट लिफ्टिंग में एक और तीसरा गोल्ड मेडल दोस्तों जीते हैं। इनका नाम क्या है आपको बताते चलें, ये स्लाइड लगाना थोड़ा भूल गए थे। तो अंचिता सुहिली ने, मतलब दोस्तों अंचिता सुहिली ने दोस्तों गोल्ड मेडल ये जीते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी है दोस्तों, ये तीसरा गोल्ड मेडल भारत के लिए अभी न्यूज़ में आया है दोस्तों। तो इन्होंने जीता है, ठीक है, अंचिता सुहिली ने जीते हैं, ठीक है फ्रेंड। अंचिता सुहिली ने 73 kg वेट लिफ्टिंग में दोस्तों, मेंस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। ओके, थैंक्स दोस्तों।